महापुरुषों की एक परंपरा, विद्वानों की एक परंपरा, जहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं, पा सकते हैं, वो धारा अविराम बहती रहती है। और उसी स्रोत की आज पुनः उपस्थिति। तो कार्यक्रम शुरू हो और कुछ मैं और परिचय दूं, तो अभी सिर्फ इतना कि आज हमारे सबके बीच अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद महाकौशल प्रांत तहसील इकाई नौगांव के अधिवक्तागण हमारे बीच मौजूद हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए तक्षशिला परिवार को चुना, जिसके लिए हम सब उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो कार्यक्रम आज के बीच हमारे बीच जो उपस्थित हैं, हमारे अधिवक्ता परिषद के संरक्षक एवं अध्यक्ष दादा श्री अरुण सक्सेना जी विराजमान हैं। पहले क्रम में परिषद की उपाध्यक्ष दीदी वंदना सक्सेना जी, परिषद अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम सोनी जी, परिषद महामंत्री एजीपी श्री रविंद्र सिंह सेंगर जी और परिषद मंत्री श्री विनय पटेल जी। तो मैं परिषद अध्यक्ष महोदय और वंदना दीदी से निवेदन करूंगा कि जैसे कि हमारी परंपरा, हमारी विरासत है, तो कार्यक्रम किसी शुभ कार्य से तो माँ सरस्वती पूजन हेतु मैं आपका आह्वान करता हूँ। महक अरे क्या बात है, ठीक ठीक से दो अधिवक्ता और हैं, शुभम सोनी, अंकित दीक्षित, उनका नाम अभी बीच में। हाँ, एक मिनट सर, पुरुषोत्तम भाई। शुभम सोनी, परिषद प्रचार मंत्री, और अंकित दीक्षित, और मंत्री अंकित दीक्षित। मैं दो नाम और नहीं बोल पाया। अधिवक्ता परिषद से
प्रचार मंत्री श्री शुभम सोनी जी, एवं मंत्री श्री अंकित दीक्षित जी, मैगड़ी कड़ी और उस परंपरा के निर्वाह हेतु माँ सरस्वती पूजन के उपरांत माँ की वंदना हेतु मनीषा मिश्रा, प्रतिभा मिश्रा, आपके द्वारा माँ सरस्वती की वंदना और तदुपरांत स्वागत गीत भी मनीषा मिश्रा और प्रतिभा मिश्रा के द्वारा ही। Join your hands, close your eyes, and ready for prayer. Begin. सद्ज्ञान दे सद्भाव दे, हे देवी माँ सरस्वती। सद्ज्ञान दे सद्भाव दे, हे देवी माँ सरस्वती। ममतामयी करुणामयी, हे जग जननी भगवती। ममतामयी करुणामयी, हे जग जननी भगवती। सद्ज्ञान दे सद्भाव दे, हे देवी माँ सरस्वती। अज्ञान हर, अभिमान हर, तू प्रेम का वरदान दे। अज्ञान हर, अभिमान हर, तू प्रेम का वरदान दे। आक्रोश हर, तू द्वेष हर, हे कल्याणी माँ शारदे। सद्ज्ञान दे सद्भाव दे, हे देवी माँ सरस्वती। सद्ज्ञान दे सद्भाव दे, हे देवी माँ सरस्वती। धर्म का अधर्म का भेद मैं समझ सकूं। नीति का अनीति का भेद मैं कर सकूं। नीति का अनीति का भेद मैं कर सकूं। सद्ज्ञान दे सद्भाव दे, हे देवी माँ सरस्वती। सद्ज्ञान दे सद्भाव दे, हे देवी माँ सरस्वती। हार हो या जीत हो, माँ मुझे आशीष दे। हार हो या जीत हो, माँ मुझे आशीष दे। न्याय पर अडिग रहूं, कोई क्यों न शीश ले। न्याय पर अडिग रहूं, कोई क्यों न शीश ले। सद्ज्ञान दे सद्भाव दे, हे देवी माँ सरस्वती। सद्ज्ञान दे सद्भाव दे, हे देवी माँ सरस्वती। प्रतिशोध के विचार से मैं सदा बचा रहूं।
सकूं। सद्ज्ञान दे सद्भाव दे, हे देवी माँ सरस्वती। ममतामयी करुणामयी, हे जग जननी भगवती। Bharat is my country. Its land is for Mata. The fields, the rivers, and the mountain, and all the land of India are Bharat Mata. But she is not these alone. She is also the people of India, like you and me, and all of us together. अपने आंगन में अपनों का आओ करे सम्मान, श्रद्धा पूरित नतमस्तक हो उनका मिल गुणगान। अपने आंगन में अपनों का आओ करे सम्मान, श्रद्धा पूरित नतमस्तक हो उनका मिल गुणगान। रोली चंदन और आरती हमने आज सजाई, हृदय प्रफुल्लित प्रमुदित होकर देता उन्हें बधाई। रोली चंदन और आरती हमने आज सजाई, हृदय प्रफुल्लित प्रमुदित होकर देता उन्हें बधाई। अतिथि हमेशा हमने माने, देखो देव समान, आओ करे सम्मान। अपने आंगन में अपनों का आओ करे सम्मान, श्रद्धा पूरित नतमस्तक हो उनका मिल गुणगान। बंदन द्वार सजाए हमने और पुराए चौक, चुन चुन पुष्प बनाई माला पूरा करने शौक। बंदन द्वार सजाए हमने और पुराए चौक, चुन चुन पुष्प बनाई माला पूरा करने शौक। धन्य धन्य है भाग्य हमारे, कैसे करे बखान, आओ करे सम्मान। अपने आंगन में अपनों का आओ करे सम्मान, श्रद्धा पूरित नतमस्तक हो उनका मिल गुणगान। दर्शन पाकर आज मनीषी शब्द हुए हैं मौन, मन की भाषा मन ही जाने आप हमारे कौन। दर्शन पाकर आज मनीषी शब्द हुए हैं मौन, मन की भाषा मन ही जाने आप हमारे कौन। आखिर रही उतारे आरती समाधिस्थ है ध्यान, आओ करे सम्मान। अपने आंगन में अपनों का आओ करे सम्मान, श्रद्धा पूरित नतमस्तक हो उनका मिल गुणगान। Thank you. हमारे अतिथियों के स्वागत में ये सम्मान गीत हमारी सीनियर स्टूडेंट्स मनीषा मिश्रा एवं प्रतिभा मिश्रा द्वारा, तदोपरांत परंपरा की अगली कड़ी की निर्वाहित
मैं समस्त छात्रों विद्यालय परिवार की तरफ से छात्रों एवं परिवार का प्रतिनिधित्व हेतु तक्षशिला परिवार की हेड गर्ल महक पटेल एवं छात्रों का नेतृत्व राज सिसोदिया द्वारा जो माननीय अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण से तिलक से। बच्चे एक हेल्प करो, आप तिलक अगरबत्ती आप गमले में अगरबत्ती लगा। हमारे विद्यालय की हेड गर्ल जो सत्र में चुनी गई हैं महक पटेल अतिथियों का तिलक करते हुए और समस्त विद्यालय परिवार एवं छात्रों का नेतृत्व राज सिसोदिया करते हुए साथ माल्यार्पण अभिवंदना दीदी का। अब परिषद संरक्षक एवं अध्यक्ष श्री अरुण सक्सेना जी, तालियां थोड़ी बजती रहें। परिषद अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम सोनी जी, महामंत्री श्री एजीपी रवेंद्र सिंह सेंगर जी, परिषद मंत्री श्री विनय पटेल जी, एवं श्री शुभम सोनी जी, परिषद प्रचार मंत्री एवं मंत्री अंकित दीक्षित जी। अब तालियां थोड़ी जोरदार है ना। है ना दादा अरुण सक्सेना जी, समस्त अधिवक्ता परिषद की तरफ से हमारे विद्यालय परिवार के मनीषी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है ना। उनके इस स्नेह और प्यार के लिए बहुत बहुत साधुवाद। कार्यक्रम अपने मूल रूप में आए जिसलिए आज हम सब यहाँ उनको सुनने के लिए बेचैन हैं। वस्तुतः उद्देश्य क्या है कि संविधान में प्रदत्त आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं या संविधान के हमारे जो स्तंभ हैं व्यवस्था का कार्यपालिका और जो महत्वपूर्ण स्तंभ जहाँ से दोनों बैलेंस रहते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव वो न्यायपालिका की इकाई आज हमारे बीच उपस्थित हैं। तो अब कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ना है, आप सिर्फ एक उस उद्देश्य को लेकर के आज स्थापना दिवस, साथ में उद्देश्य है कि उनका कहना है कि हमने समाज से लिया तो बहुत है, हमने समाज को दिया क्या है। तो इस उद्देश्य को लेकर के और साथ ही साथ ये कार्यक्रम आपके बीच रखने का उद्देश्य ये कि आप में वो अवेयरनेस किस तरह से आ जाए। सोशल साइंस में जिस तरह से आप एक पार्स कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी के तहत आप पढ़ते हैं, आज
लाइव देखेंगे और आप सुनेंगे। तो मैं ये मंच अब सौंपने जा रहा हूँ आदरणीय इकाई परिषद अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम सोनी जी को। कैसे संचालित करना है, किस क्रम में क्या करना है, श्री पुरुषोत्तम सोनी जी प्लीज। थैंक यू सर। सर्वप्रथम अधिवक्ता परिषद तहसील इकाई नौगांव की ओर से मैं हमारे मंच पर उपस्थित हमारे आज परिषद के संरक्षक एवं बार संघ के अध्यक्ष श्री अरुण सक्सेना जी, हमारे परिषद के महामंत्री श्री रमन सिंह सेंगर जी, बंदा दीदी जो हमारी परिषद की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और इसके अतिरिक्त हमारे साथ आज उपस्थित हैं मंत्री हमारे विनय पटेल जी, शुभम सोनी जो कि हमारे प्रचार मंत्री हैं, और अंकित दीक्षित जो कि हमारे बीच में उपस्थित हैं और ये हमारे मंत्री हैं। इसके अतिरिक्त हमारे तक्षशिला स्कूल के संस्थापक श्री मिश्रा जी और हमारे तक्षशिला विद्यालय के सभी शिक्षक और प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है। और जैसा कि इस कार्यक्रम को रखने का आज क्या मोटिव है और क्यों हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि आज ही के दिन 7 सितंबर 1992 को दंतोपत्र जी के द्वारा, जो आप बैनर के बगल में देख रहे होंगे फोटो लगी हुई है, इनके द्वारा अधिवक्ता परिषद का गठन किया गया था और कुछ अधिवक्ता लोगों ने समाज हित में अपना योगदान देने के लिए इसका गठन किया था। वैसे मूल रूप से ये 1992 में हुआ था। 1974-75 जो हमारा इमरजेंसी का पीरियड था, उस समय से ये धीरे धीरे चल रहा था, परंतु उस समय कोई गठन नहीं हुआ था और अधिकृत रूप से ऐसा नहीं हुआ था। 1992 के बाद भी ये विभिन्न जगह स्थानों पर अलग अलग रूप में चल रहा था, परंतु 2001 में ये पूरी तरह से गठन में आ गया और पूरे भारत में ये इसकी शाखाएं बनी। और शाखाएं बनने के बाद इसको ऐसा भी कहा जाता है कि जिस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसी तरह का ये एक घटक दल है। और वो चूँकि इस समाज का कोई भी वर्ग उसमें आ सकता है, ये केवल अधिवक्ता गणों के द्वारा ये बनाया हुआ एक संगठन है। ये संगठन क्या करता है और समाज में इसकी आवश्यकता क्यों हुई थी? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय से लेकर अधिवक्ता गणों का बहुत योगदान रहा है। जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी उस समय के जो अधिवक्ता गण थे उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर योगदान दिया था। संविधान निर्माण में भी जो संविधान के जानकार और अधिवक्ता गण रहे हैं, उनका योगदान रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो हमारी पूरी ओवरऑल व्यवस्था है, जैसा भी सिंह साहब ने बताया था कि हमारे पूरे ओवरऑल इस सिस्टम को चलाने के लिए 3 इसकी व्यवस्थाएं हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। जैसा कि व्यवस्थापिका से तात्पर्य है कि कानून देश के लिए होना जरूरी है, कार्यपालिका उसका इम्प्लीमेंटेशन करती है, और जब किसी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या आती है, तो उस उल्लंघन उसका ना हो या उल्लंघन करने वाले को दंड दिया जाए, इसके लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई थी। और इसीलिए कहा भी जाता है कि उच्चतम न्यायालय या न्यायपालिका हमारे जो मूल अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं उसके सजग प्रहरी हैं और इन्हीं के हाथों में ये कमान सौंपी गई है। चूँकि विधि व्यवस्था के अंतर्गत इस तरह का एक सिस्टम बना हुआ है कि ये नीचे पायदान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस तरह पूरा एक सिस्टम बना हुआ है कि किस तरह से मूल अधिकारों के बारे में कहाँ कहाँ बात की जाएगी। हमारे कुछ मूल अधिकार होते हैं, कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं और कुछ हमारे कानूनी विधिक अधिकार होते हैं। सबको अलग अलग डिफाइन किया गया है। परंतु एक सबसे बड़ा अधिकार जो है वो अधिकार हमारा क्या है कि अगर हम यहाँ हैं, इस दुनिया में हैं, हम भारतवर्ष में रह रहे हैं, तो कुछ अधिकार हमारे ऐसे हैं जो मानव होने के नाते हमारे अधिकार हैं। बहुत सारे ऐसे अधिकार भी होते हैं जिनको कहीं डिफाइन तो नहीं किया गया है, परंतु इसके बावजूद भी हमारे होते हैं। और हम सब कुछ
व्यवस्थाओं पर नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हम समाज में रहते हैं तो निश्चित रूप से हमारा ये दायित्व बनता है कि यदि समाज कानून ने हमें अधिकार दिया है और अगर उन अधिकारों को किस तरह से हमें उपयोग करना है, उसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं वो मूल कर्तव्य के रूप में बताए गए हैं। जैसा कि संविधान में हमारे 6 मूल अधिकार हमें बताए गए हैं, जिसमें आपका स्वतंत्रता, धार्मिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध और अन्य अधिकार जो दिए गए हैं, उसी के साथ में हमारे उसी संविधान के 51A में मूल कर्तव्य भी बताए गए हैं। मूल कर्तव्य रखने का उद्देश्य जो था कि हम ऐसा तो नहीं है कि हम मूल अधिकारों का उपयोग करते करते दूसरों की जो आज़ादी है, दूसरों के अधिकारों का कहीं हनन तो नहीं हो रहा है। क्यों? जो हमारा मूल कर्तव्य है वही दूसरे का मूल अधिकार है, इसलिए दोनों में टकराव की स्थिति न बने। ये एक संविधान के अनुसार और विधि के अनुसार एक सामान्य जो क्रियाकलाप है जो आए दिन होता रहता है। परंतु आज जो हम स्थापना दिवस समारोह यहाँ पर मना रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस वर्ष हमारा जो अधिवक्ता परिषद स्थापना दिवस समारोह का जो मोटो है वो ये है कि अब हम अपनी क्राइटेरिया से बाहर निकलेंगे। चूँकि अधिवक्तागण या न्यायालय दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम लोग सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कोर्ट में ही अपना कार्य करते हैं, परंतु अधिवक्ता परिषद ने इस बार ये निर्णय लिया है कि आज स्थापना दिवस समारोह हम किसी विद्यालय या किसी स्कूल में जाकर मनाएंगे। और वो इसलिए भी कि जो बच्चे हमारे भविष्य में जो बच्चे हमारे बड़े होंगे और इनके बीच में ये मैसेज जाना चाहिए कि ये न्याय विभाग में जो लोग अधिवक्तागण के रूप में वहाँ पर हैं, उनका भी समाज के प्रति एक कर्तव्य है और वो उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए चाहे वो शिविर के माध्यम से हो, चाहे कानून की जानकारी के माध्यम से हो, या असहाय और ऐसे लोगों को जिनके पास आय का साधन नहीं है उनको निःशुल्क विधिक सहायता की बात हो, इन सब के लिए हमारा भी एक दायित्व है और इसकी पूर्ति करने के लिए। क्यों? आज यहाँ एक बच्चा जो बैठा हुआ है वो अपने परिवार में जब शाम को आज जाके घर जाएगा तो निश्चित रूप से वो बच्चा अपने गार्जियन में, अपने माता पिता से ये ज़रूर बताएंगे कि आज हमारे कार्यक्रम में हमारे यहाँ पे कुछ स्कूल में हुआ था और वो किस प्रकार का कार्यक्रम था। तो मीन्स हमने एक बच्चे के माध्यम से एक परिवार कम से कम और उस परिवार के मोहल्ले के कम से कम 1 या 2 परिवारों को हमने जागरूक कर दिया है, इसलिए इस विद्यालय और स्कूल को चुना गया था। मैं आज धन्य हो गया हूँ कि आज तक्षशिला परिवार में श्री मिश्रा जी से मेरी बात हुई और मैंने इस कार्यक्रम के लिए अनुमति सर से ली कि हम इस आपके विद्यालय में आज अपने इसका कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। सर ने हमें परमिशन दी और आज हम इस कार्यक्रम को यहाँ करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने वो टाइम देखा है नौगांव में कि वास्तव में शिशु मंदिर हमारा हिंदी मीडियम स्कूल के लिए जाना जाता था, बहुत पुराना स्कूल है, परंतु एक समय था जब गवर्नमेंट के अलावा नौगांव में कोई स्कूल नहीं दिखता था। आज हमारी हिंदू संस्कृति और हमारा अपना जो इसको अगर जीवंत रखने में नौगांव में अगर योगदान है तो मैं मनीषी जी को 100 बार कोटि उनको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आज तक्षशिला परिवार में जिस तरह में अभी बच्चों की ये जो वंदना हुई, स्वागत गीत हुआ, इससे लगा कि वास्तव में अभी हमारे जो स्कूलों में बच्चों को जो हमारे संस्कृति से जोड़े रखने का जो काम तक्षशिला परिवार कर रहा है, इसके लिए ये हमारे समाज के लिए शिक्षा वर्ग में सबसे बड़ा योगदान है। मैं इसी की बात करने जा रहा हूं कि जिस प्रकार से एक स्कूल बहुत सारे हैं, परंतु इस स्कूल के माध्यम से शिक्षा के अतिरिक्त हम बच्चों में क्या संस्कार दे पा रहे हैं, क्या हम अपने देश के बारे में बच्चों को अवेयर कर पा रहे हैं, और क्या उन बच्चों में इस तरह के संस्कार आ पा रहे हैं हमारे माध्यम से। तो हमने केवल और केवल उन बच्चों को संस्कारित नहीं किया है, बल्कि हमने क्या किया है, उस पूरे परिवार को और समाज में हमने एक अलग जगह दी है इस बात की कि हमारे अभी संस्कार जो हैं, हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, हमारे जो परिवार का जो हमारा एक सिस्टम है, हम इसको टूटने नहीं देंगे। क्यों? ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारे बीच में बैठे हैं, ये हमारे एक बगिया के फूल की तरह हैं।
हम जिस तरह से इनको जितना हम अभी से संस्कारवान बना देंगे, ये हमारे समाज में जाके उसी तरह से एक फूलों की महक की तरह ये महकेंगे और हमारा समाज निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा। इसी तारतम्य में मैं आप लोगों के सामने अधिवक्ता परिषद के एक सामान्य रूपरेखा के बारे में बताना चाहूँगा। अधिवक्ता परिषद, ये जो न्यायालय में अधिवक्तागण रहते हैं, उनके द्वारा एक गठन किया गया था और इस बात के लिए गठन किया गया था कि वास्तव में समाज हमें सब कुछ देता है, समाज हमें सम्मान भी देता है, समाज के द्वारा हमें सुरक्षा मिलती है और समाज से ही हमारी पहचान है। ऐसी स्थिति में चूंकि हम अपने कार्य कर्तव्य के दौरान पूरे दिन अपने कार्य की आपाधापी में लगे रहते हैं, परंतु उस दौरान हमारा समाज के प्रति जो योगदान होना चाहिए उसके लिए हमारा ध्यान ही नहीं जा पाता। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम समाज से लेते हैं परंतु हम समाज को बदले में देते कुछ नहीं हैं। इसलिए ये अधिवक्ता परिषद का गठन किया गया था और अधिवक्ता परिषद संपूर्ण भारत में, अपने तहसील नौगांव में जो तहसील इकाई नौगांव है, ये महाकौशल प्रांत में आता है, इसको प्रांत में बांटा गया है। संपूर्ण भारत में इसका गठन है और मैं आप लोगों को बता दूं कि अधिवक्ता परिषद में केवल और केवल अधिवक्ता गण नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के और अधीनस्थ न्यायालय के जज वगैरह भी इसमें शामिल हैं। इसके पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री दीपक वर्मा जी, और इसके अतिरिक्त और भी हमारे कुछ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। हाई कोर्ट में वर्तमान में कुछ जो पदस्थ न्यायाधीश हैं वो भी हमारे इसमें अधिवक्ता परिषद से जुड़े हुए हैं। यानी ये कि विचारधारा की बात है और इस विचारधारा के लिए अलग से कोई शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ये विचारधारा एक सुमोटो हमारे मन में आती है और वो इस तरह से आती है कि हमें अपने समाज को देने के लिए अपने कर्तव्य के साथ साथ कुछ, जैसे हम न्याय फील्ड में हैं तो हम न्याय फील्ड में रहते हुए भी हम क्या कर सकते हैं। जैसे आए दिन हम देखते हैं कि स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दी जाती है और निश्चित रूप से जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती है और सिलेबस के अतिरिक्त भी स्कूलों में बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ दी जाती हैं जो बच्चों के लिए उपयोगी होगी। परंतु न्यायालय में रहने के दौरान हम लोग व्यवहारिक रूप से कुछ इस तरह का माहौल वहाँ रहता है, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिसका हम लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी जानकारियाँ हमें बच्चों तक और विद्यालय कॉलेज तक पहुँचानी चाहिए। अभी इसके बाद वंदना दीदी हमारे बीच आएंगी। वंदना दीदी कुछ हमारे नवीन, जैसे पॉक्सो एक्ट हुआ और लेबर एक्ट हुआ, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ देगी, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो इस तरह से जो कुछ नवीन जानकारियाँ जो हैं उसके बारे में हमें समाज में अवेयरनेस फैलानी होगी और इसके लिए क्या करेंगे हम, अगर ये एक्सपेक्टेशन हम इस विद्यालय से नहीं कर सकते, क्यों, यहाँ पेपर भी होता है और यहाँ पे परीक्षाएं भी होती हैं, परिणाम भी आता है, इसलिए ये जिम्मेदारी एक हम लोगों की एक विद्यालय में और कॉलेजों में ये पहुँचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की होती है और हम लोगों ने अधिवक्ता परिषद के माध्यम से इस दायित्व को अपने हाथ में लिया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अधिवक्ता परिषद समय समय पर विद्यालय, कॉलेजों और स्कूलों में जाके एक विधिक जागरूकता का आयोजन करते रहते हैं और इसके अतिरिक्त समाज में कुछ कुप्रथाएं जो हैं और समाज में कुछ इस तरह की धारणाएं बनी हुई हैं जिससे ये लगता है कि न्याय व्यवस्था के प्रति यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो उसका भी समाधान हम लोगों के द्वारा किया जाए। इसके लिए हम समय समय पर विद्यालय कॉलेजों में जा के ये कार्यक्रम करते रहते हैं। क्यों, आज प्रत्येक बच्चे से, छोटे बच्चे से अगर ये पूछा जाए कि बच्चे बड़े होकर के आप क्या बनेंगे, तो निश्चित रूप से बच्चों के मन में जो आता है वो सबसे ज़्यादा ये आता है कि साहब हम IAS बनेंगे, हम IPS बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे। और शायद हम लोगों के द्वारा अधिवक्ता परिषद का गठन करते समय यही प्रश्न दिमाग में आता था कि बच्चे क्यों नहीं कहते कि हम न्यायाधीश बनेंगे, बच्चे क्यों नहीं कहते कि हम अधिवक्ता बन के हम समाज की सेवा करेंगे, बच्चे क्यों नहीं कहते कि हम सरकारी वकील बन के अभियोजन, जो दोषी लोग हैं उनको दंड देने में हम सहयोग करेंगे।
उसका रीज़न है। क्यों? बीमार सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं तो डॉक्टर से मुलाकात होती है। समाज में हम देखते हैं तो पुलिस और आईएएस, इन सब लोगों का इतना समाज से जुड़ाव है, इसलिए मन मस्तिष्क में इन्हीं का नाम चलता है। परंतु न्याय व्यवस्था एक न्यायालय तक सीमित होकर न रह जाए, इसीलिए अधिवक्ता परिषद ने ये जिम्मा अपने हाथ में लिया है कि हम समय समय पर स्कूल से ही, क्यों, सारे बच्चे, हमारे बीच में जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये भविष्य में हमारे कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई न्यायाधीश और कोई समाज सेवी, सब अलग अलग उस पर जाएंगे। तो जब हम आज से ही बच्चों को ये बताएंगे कि बेटा ये फील्ड भी आप लोगों के लिए अच्छी हो सकती है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये अभी से जब हम इनके दिमाग में देंगे तब जाके उन बच्चों को लगेगा कि हाँ, हमें इस तरफ भी ध्यान देना है। एक दूसरा, कई बार हमने ऐसा महसूस किया है कि छोटे बच्चे या कुछ लोग कोर्ट में जब गवाही देने के लिए किसी काम से जाते हैं, बड़ा असहज महसूस करते हैं। उस समय हम लोगों को बहुत बुरा लगता है और ऐसा लगता है कि हमने वास्तव में समाज को कुछ नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि आज जो न्यायालय में समाज का कोई व्यक्ति हमारे सामने आया है और आज उसे ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ आके खड़े हैं, क्यों कंफर्ट फील नहीं होता, उसके लिए दोषी केवल हम लोग हैं। इसलिए हम लोगों ने अधिवक्ता परिषद के माध्यम से ये कार्य अपने हाथ में लिया है कि हम लोगों को ये कहेंगे कि जिस तरह से हॉस्पिटल होते हैं, जिस तरह से अन्य कार्यालय होते हैं, उसी तरह से न्यायालय एक कार्यालय है। न्यायालय भी एक ऐसा ऑफिस है जहाँ कोई व्यक्ति जा सकता है। वहाँ के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि आप किसी से कोई संपर्क करें। तो अधिवक्ता परिषद का ये मोटो था और स्थापना दिवस समारोह मनाने का उद्देश्य केवल ये है कि अधिवक्ता परिषद के कार्यों के बारे में, अधिवक्ता परिषद समय समय पर क्या करते हैं, इसके बारे में सभी तक हम ये जागरूकता फैला सकें, सभी तक ये मैसेज दे सकें। ये हमारा आज स्थापना दिवस समारोह का कार्यक्रम आयोजित करने का हमारा लक्ष्य था। और आज तक्षशिला स्कूल में इतने सारे बच्चे और सभी के बीच में इस कार्यक्रम को आयोजित करने से मुझे बड़ा संतोष हुआ है कि हम शायद जो हमारा लक्ष्य था, जो हमारी पूर्ति थी, उसमें हम सफल हो सके। और इसके अतिरिक्त मैं ये बता देना चाहूँगा हमारे छोटे बच्चे जो हैं और हमारे स्कूल के, कि आज मैं बता दूँ आप लोगों को, हमारे एमपी हाईकोर्ट के अनुसार प्रति वर्ष 2009 से, मुझे अच्छे से याद है, 2009 से लेके आज 2022 अभी चल रहा है, 2021 तक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा प्रति वर्ष सिविल जज की भर्ती की जाती है। एक भी ईयर ऐसा नहीं रहा है, इवन कोरोना में वैकेंसी आई है, कभी ऐसा ईयर नहीं रहा है जब सिविल जज की वैकेंसी ना आई हो। और आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा, लिस्ट देखता हूं मैं, कि उसमें 70% गर्ल्स का सिलेक्शन होता है। बहुत बड़ी बात है ये हम लोगों के लिए। 70% गर्ल्स एमपी हाईकोर्ट के द्वारा जो सिविल जज की भर्तियां की जाती हैं उसमें नंबर रहता है। और आप इसका अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि हमारे छतरपुर ज़िले से ही लगभग 2 से 3 साल में लगभग 5 से 6 बच्चों का चयन हुआ है। और इस 5 से 6 बच्चों में मैं बता दूं आप लोगों को कि इसमें 2016 से लेकर और 2021 तक ओवरऑल अभी तक जो 6 बच्चे हैं उसमें से 4 गर्ल्स के नाम हैं, केवल 2 उसमें बॉयज़ हैं। यानी जब हम ये देखते हैं कि सिविल जज का एग्ज़ाम लड़कियों को ज़्यादा आकर्षित लगता है, ऐसा नहीं है कि लड़के उसमें मेहनत नहीं करते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि या तो लड़कों के या हमारे जो बॉयज़ हैं उनके परिवार के लोग कभी कहते हैं कि नहीं, अगर पिता डॉक्टर हैं तो वो बच्चा डॉक्टरी में जाएगा, कभी कहते हैं कि अगर बिजनेस में तो बिजनेस में जाएगा। ये बॉयज़ के साथ वो रहती है, परंतु लड़कियों के लिए ये एकमात्र लक्ष्य बना के उनके द्वारा जो मेहनत की जाती है, जो तैयारी की जाती है वो है। तो मेरा कहना ही केवल इतना सा है कि केवल हम न्यायालय में सुबह से शाम तक वकालत करके घर चले जाएं, शायद इससे हमारी पूर्ति नहीं होगी। हमें विधि के क्षेत्र में, चाहे हमारे यहाँ नौगांव में लॉ कॉलेज नहीं है, परंतु छतरपुर में हमारे यहाँ 3 लॉ कॉलेज हैं। और 3 लॉ कॉलेज में आज इतना हमारे यहाँ लॉ कॉलेज में सीटों का मैं बता दूं आपको कि एक लॉ कॉलेज में वेकेंट
सीट आते ही भर जाती है, दूसरे लॉ कॉलेज में 80% सीट भर जाती है और तीसरे में 50% से ज़्यादा सीटें भरती है। आज लॉ के प्रति बच्चों का जो रुझान बढ़ा है वो केवल इस वजह से रुझान बढ़ा है कि धीरे धीरे न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों में एक संतोष भी आया है, लोगों को कुछ विश्वास भी बना है, और ये जो जागरूकता कार्यक्रम था ये भी धीरे धीरे इसके लिए ये एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है, जिससे बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं और समाज को अच्छे न्यायाधीश मिलें, अच्छे अभियोजन अधिकारी मिलें, अच्छे ऐसे अधिवक्ता मिलें जो ऐसे लोगों को, क्योंकि अधिवक्ता जो कार्य करते हैं कि कोई निर्दोष व्यक्ति को दंडित ना कर दिया जाए, इसके लिए अधिवक्ता कार्य करते हैं, और दोषी व्यक्ति बच ना जाए, इसके लिए अभियोजन की विंग हमारे यहाँ काम करती है। और ओवरऑल एक भूसे में से अनाज के दाने को तराशना, ये काम हमारे न्यायाधीश करते हैं। सबका अपना अपना कार्य है और सभी अपने अपने कार्य के प्रति जिस तरह से कार्य करते हैं, मेरा मानना है कि हमारे बीच में जो बच्चे बैठे हुए हैं, अगर इन बच्चों में से अगर कुछ बच्चे भी अगर न्याय विभाग में या न्याय व्यवस्था के प्रति अगर ये समर्पित हो जाते हैं, उसमें जाते हैं, तो हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी और हम मान लेंगे कि हमारा जो प्रयास था उसमें हम सफल रहे हैं। आज तक्षशिला परिवार के द्वारा हम लोगों को ये कार्यक्रम करने की अनुमति दी गई, इसके लिए मैं तक्षशिला परिवार और श्री मिश्रा जी और सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस कार्यक्रम को हुआ, इस कार्यक्रम की हमें अनुमति प्रदान की गई। और इसी तारतम्य में मैं हमारे बीच में उपस्थित श्री वंदना दीदी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वंदना दीदी हमारे बीच में जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, इनको कुछ पॉक्सो, मोटर व्हीकल या अन्य सामान्य जानकारियां जिन्हें हम जन उपयोगी जानकारी के नाम से जानते हैं, उनके बारे में जानकारी देंगी, जिससे हमारे बच्चे और तक्षशिला परिवार और हम सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। मंचासीन अधिवक्ता संघ अध्यक्ष सक्सेना जी, मंचासीन अधिवक्ता परिषद अध्यक्ष सोनी जी, समस्त अधिवक्ता परिषद पदाधिकारीगण, विद्यालय संस्थापक मिश्रा जी, उपस्थित समस्त विद्यालयीन अध्यापकगण एवं प्रिय बच्चों, समस्त जानकारी आपको सोनी जी द्वारा दी गई है। थोड़ी बहुत जानकारी मैं दूंगी। इससे पहले एक प्रार्थना हम आप लोग को सुनाना चाहते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है, शायद आप लोग को भी पसंद आएगी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटें सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी
कोई भूल हो ना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता तो तू ही उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। धन्यवाद। अभी सोनी जी अधिवक्ता जी ने आपको बताया कि अधिवक्ता परिषद का क्या क्या काम है। हमारा आपसे कहना है, आप सभी लोग जानते होंगे कि जब कोई भी परेशानी किसी के ऊपर आती है तो थाने जाता है, थाने से अगर रिलीफ नहीं मिलता तो अदालत जाता है, और अगर थाने में रिपोर्ट भी लिख गई उसके बाद भी उसे अदालत जाना पड़ता है। लेकिन अदालत में हर वकील के पास फीस लगती है, ये सबको पता है। तो कुछ लोग सिर्फ इसलिए अदालत नहीं जाना चाहते कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से देंगे हम। अधिवक्ता परिषद के द्वारा जितने अधिवक्ता उसमें कार्य करते हैं, उनके पास आप कभी भी किसी भी तरह की सलाह लेने निसंकोच आ सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, फीस लगती है देखने की, अधिवक्ता के पास भी अगर आप समझने जाएंगे तो कुछ फीस लेगा आपसे, लेकिन अधिवक्ता परिषद के किसी भी अधिवक्ता के पास आप जाएंगे आपको कोई फीस नहीं लगेगी, और जो चीज़ आप समझना चाहेंगे वो आराम से अधिवक्ता आपको समझाएगा। अगर आपके पास फीस नहीं है तो आप न्यायालय आएंगे तो अधिवक्ता परिषद वाले वकील या अन्य वकील या जज लोग आपको एक सरकारी वकील भी उपलब्ध कराएंगे, उसमें आपको कोई फीस फैसले तक नहीं लगेगी, एक भी पैसा नहीं लगेगा। अगर आपके परिवार में या आपके परिजन कोई भी किसी भी रूप से कानूनी सहायता चाहते हैं तो अदालत हमारे अधिवक्ता परिषद के पास आ सकते हैं और सलाह लेकर सरकारी वकील ले सकते हैं। एक बात यह है, अभी हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग को किसी को अपने अधिकारों के बारे में अभी नहीं सोचना, अभी सिर्फ कर्तव्य की बात करना है। अगर आप कर्तव्य निभाएंगे तो आपको तो अपने आप अधिकार मिलेंगे, लेकिन आज की सोच बदल गई है। आदमी अधिकारों के लिए लड़ता रहता है, अपना कर्तव्य भूल जाता है। हमारी सोच ऐसी कि हम कर्तव्य करेंगे तो ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि हमारे अधिकार हमें प्राप्त नहीं होंगे। हम अपने घर में ही देखते हैं, छोटे छोटे हैं आप लोग, अपने परिवार में सब लोगों का सम्मान करेंगे, विद्यालय में सबका सम्मान करेंगे तो आपको भी वही प्यार मिलेगा, आपको भी उसके पूरे आपको जो अधिकार है वो मिलेंगे। लेकिन आप घर में लड़ के कोई भी काम करते रहेंगे, किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो आपको कोई कैसे सम्मान या प्यार अधिकार देगा? नहीं देगा ना। तो आप स्कूल में जो भी संस्कार सीखते हैं वो सिर्फ स्कूल तक सीमित मत रखिए, उसे अपने घर में, अपने मोहल्ले पड़ोस में भी वैसा ही व्यवहार बना के रखिए। आप लोग यहाँ बहुत प्रेम से रहते हैं, लेकिन घर में छोटी छोटी बात में अपने भाइयों बहनों से लड़ने लगते हैं, माँ बाप से जवाब तलब करने लगते हैं। आजकल का ऐसा नियम बन गया है। बच्चे सोचते हैं कि हमें दबना नहीं है, किसी से दबना नहीं होता। अगर बड़े लोग समझाते हैं तो उसे प्रेम से आप लोग समझिए और सोचिए और विचार करिए तो आपको लगेगा हाँ हमारे माँ बाप हमारे बिल्कुल अच्छे के लिए सोच रहे हैं। लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं लगता। अभी बीच में मोबाइल के पीछे घर में कई लोग घर छोड़ के भाग गए। वो तो कोरोना दुर्भाग्य या सौभाग्य हमें समझ में नहीं आता, 2 साल में हर बच्चे के हाथ में मोबाइल हो गया। अब इसे दुर्भाग्य भी कह सकते हैं और सौभाग्य भी, अगर नहीं होता तो पढ़ नहीं पाते। लेकिन इसका कितना दुरुपयोग बच्चों ने किया और कर रहे हैं। पढ़ाई के अलावा कितने बच्चों के आंखों में पढ़ने में तकलीफ़ होने लगी है, कितने पूरे समय लेटे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मोबाइल लिए हैं। माँ बाप मांगते हैं बस 5 मिनट में दे रहे हैं और 5 मिनट वो 1-2 घंटे तक वो 5 मिनट ही चलता है। तो इस चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है। अब कोरोना समय गया, मोबाइल में कुछ नहीं देखना आपको, अभी मोबाइल देखने का समय है ही नहीं। हम एडवोकेट ने अभी मजबूरी में हमें मोबाइल ख़रीदना पड़ा क्योंकि क्लाइंट पैसे पूछते थे।
हाई कोर्ट से हमें बेल वगैरह पता करना थी, इसलिए खरीदना पड़ा, क्योंकि मोबाइल इतनी बुरी बीमारी है, एक देखो उसमें देते अगला और देखो, अगला और देखो, और अच्छा अच्छा बुरा बुरा दिखता जाता है, जिसमें हमारा मन लगातार लगता जाता है, और उसका प्रभाव पूरी शिक्षा पर पड़ता है बच्चों की। इधर बैठे हैं तो 10वीं 11वीं के बच्चे कई लोग होंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें आती जो हमें नहीं देखना चाहिए, लेकिन हम अच्छी लगती हैं उसमें देखना, हम देखते हैं। इसलिए आप लोग को अपने ऊपर कंट्रोल करना है, सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना इसके अलावा। दूसरी बात, आजकल छोटे छोटे बच्चों के प्रति अपराध बहुत अधिक बढ़ गए हैं, लड़के हों या लड़कियां, नाबालिग बच्चों के साथ बहुत अपराध बढ़ गए हैं। लड़कियों के साथ तो इतनी बुरी दशा है कि लड़कियां अगर 18 साल से कम हैं और अगर उनने कोई भी रिपोर्ट किसी भी लड़के के खिलाफ झूठी की हो या सच्ची की हो, लड़की तो रिपोर्ट करके घर आ जाएगी, लेकिन लड़के की पूरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद है, वो जेल जाएगा ही, कोई नहीं बचा सकता, ना कोई वकील बचा सकता, ना कोई जज छोड़ सकता उसे। इसलिए आप लोग को इस बात पे भी ध्यान देना है। स्कूल में पढ़ाई सीमित रखिए, आप लोग बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सबके आपस में अच्छे दोस्त हैं आप लोग, पढ़ाई उतनी सीमित रखिए, कॉपी किताब आपस में लीजिए, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों, आपस में सिर्फ इतनी ही दोस्ती रखिए कि पढ़ाई तक सीमित रखिए, इससे आगे मत बढ़िए, क्योंकि इससे सबका भविष्य बर्बाद होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब कहते हैं, अरे कई लोग लड़कियों को दोषी मानते हैं, अगर उनके साथ सही में घटना होती है कोई दुर्घटना तो कहते हैं अरे शिकायत नहीं करना, बदनामी होगी। बदनामी सबकी होती है, लड़कियों की भी होती है, लड़कों की भी होती है। कभी कभी लड़कियां अपने घर से बगैर बताए किसी के साथ चली जाती हैं। अब माँ बाप को लगता है अगर हम ये कह देंगे कि वो अपनी इच्छा से गई तो हमारी बदनामी हो जाएगी, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो लोग रिपोर्ट कर देंगे थाने में, इसे ये व्यक्ति बहला फुसला के ले गया। अब उन्हें खुद नहीं पता कि कैसे किसी को बहलाया जाता, कैसे किसी को फुसलाया जाता। क्या एक दिन में कोई व्यक्ति किसी को बहला सकता है क्या? आप लोग बताइए, बहला सकता क्या? जब तक हम लगातार उसके संपर्क में रहेंगे 2, 3, 4, 5, 6 महीने तक, तब तक हम उस व्यक्ति को नहीं समझ पाएंगे। और आजकल तो लड़कियां लड़कों को बहला के ले जाने लगी हैं, ऐसे ऐसे भी आ रहे हैं। अभी छतरपुर में एक घटना हुई है, लड़कों ने शिकायत की है कि हमें लड़कियों ने मोबाइल पे हमसे 2-3 महीने दोस्ती रखी और गंदे गंदे चित्र भेजती रही हूँ, अब कहती हम वायरल कर देंगे। अब बताइए हम क्या करें? थाने रिपोर्ट करने गए, कुछ लड़के भी गए हैं। कई लड़कियां सही में परेशान हैं और कई इन चीज़ों का गलत प्रयोग कर रही हैं। कितने केस आ रहे हैं, लड़कियां 3-3, 4 साल लड़कों के साथ रहती हैं और बीच में नहीं पटी, रिपोर्ट कर दी थी कि सर जी हमसे, तुम कैसी हो, तुम्हें इतनी अकल नहीं है क्या कि लड़का हमें किस तरह से बहला फुसला रहा, हमारे साथ गलत काम कर रहा है? इतनी अकल हर लड़की को होना चाहिए। आजकल सब लड़कियों को पता रहता है, ये घटनाएं सिर्फ बाहर के लोग नहीं करते, घर से शुरू होती। कई के तो मामा के साथ आजकल घटनाएं, पिता तक तो छूट नहीं रहे हैं। कई तो लड़कियों के पिता लोग अपने बच्चों के साथ गलत संबंध बना रहे हैं। ऐसी रोज़ पेपर में आप लोग भी पढ़ते होंगे, अगर पढ़ते हैं तो। किसी पे ज़्यादा विश्वास मत करिए। लड़का लड़की के साथ, लड़के लड़कों के साथ, लड़कियां लड़कों के साथ गलत संबंध बना रहे हैं। आप लोग को सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है इस बात का कि कोई हमारे साथ गलत नहीं कर पाए, ना हम किसी के साथ गलत कर पाए। आपके समक्ष, आपके मोहल्ले पड़ोस में कोई किसी के साथ गलत करता है, आपको उसका विरोध करना है। ऐसा नहीं कि हमारे साथ थोड़ी कर रहा है, कल उसके साथ कर रहा है, आज हमारे साथ भी कर सकता है। इसलिए मोहल्ला पड़ोस में कोई किसी को परेशान कर रहा है, घर में कुछ बहुओं को ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, कुछ बहुओं को द्वारा ससुराल वालों को प्रताड़ित किया जाता है, इसके लिए भी घरेलू हिंसा है। सिर्फ बहू अपने सास ससुर के खिलाफ ही घरेलू हिंसा की रिपोर्ट नहीं कर सकती। अगर उसकी ननद और सास भी बहू के द्वारा प्रताड़ित हैं तो वो लोग भी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट कर सकते हैं। आपके घर में कई घरों में हैं, बहुएं बहुत परेशान कर रहे हैं, 9 बजे 8 बजे सो के उठती हैं, बेचारी सास ननद लोग काम करती रहती हैं और वो लोग कुछ कहती हम रिपोर्ट कर देंगे, झूठी। तो लड़कियों से हमें एक चीज़ कहना है, अगर आपके साथ वास्तव में गलत हो रहा है तभी आप लोग किसी की रिपोर्ट करें, अन्यथा बिल्कुल सोचें भी नहीं। झूठी रिपोर्ट की तरफ कभी अग्रसर ना हो, क्योंकि अब जो झूठी रिपोर्ट करेगा उस पर वही मुकदमा बनेगा जो वो लोग जिसके खिलाफ रिपोर्ट कर रहे हैं। कभी भी किसी के साथ गलत हो रहा हो उसकी रिपोर्ट आप लोग करिए, थाने खुले हैं, कहीं भी जाइए, आपकी सुनवाई होगी। ये हर बच्चे को, हर लड़के को, लड़की को सोचना है, उसके साथ कोई गलत नहीं करे। गलत ये स्टाफ से, स्कूल के स्टाफ के द्वारा भी किया जा सकता है। घर में फूफा, मामा, जीजा, कितने 50 रिश्तेदार होते हैं, सब लोगों को पता होता है कौन व्यक्ति किसको किस ढंग से छू रहा है। अलग अलग तरीके होते हैं छूने के। कोई पकड़ के दोस्ती में ऐसे ले जाता है, वो
पर जो गलत नीयत से पकड़ता है उसकी अलग पकड़ने के ढंग होता है। ये सबको पता है, हर लड़की को पता होगी, हर लड़के को पता होगी कि गलत ढंग से कैसे पकड़ा जाता है। सबको पता है, बचपन से समझ में आता है सबको कि ये हमें अगर आप पहली बार नहीं रुके तो उस व्यक्ति की बढ़ती जाएगी। ये पहली बार में कोई हमसे गलत तरह से प्रयोग कर रहा है, हमारे साथ दुरुपयोग कर रहा है हमारी चीज़ों का, उसे आप तत्काल रोक दीजिए, तत्काल डांट दीजिए, कहीं भी शिकायत कर दीजिए। तो ये तो हो गई अगर आपके साथ कुछ गलत कर रहा है। दूसरी बात, आपको मोटर व्हीकल के बारे में सबको पता होगा। छोटे छोटे बच्चे आजकल 18 साल से कम बच्चे ऐसी ऐसी बाइक दौड़ाते हैं सड़कों में, 3-3 4-4 लोग बैठ जाते हैं आगे पीछे। हम तो कह रहे 5-6 भी बन जाए तो वो भी बिठा लेंगे हैं। और दुर्घटना अगर हो जाएगी तो क्या माँ बाप के खिलाफ रिपोर्ट होने लगेगी। अब तो माँ बाप के खिलाफ रिपोर्ट होने लगी है। ये लोग सोच लीजिए आप लोग, कोई भी नाबालिग बच्चे के द्वारा अगर दुर्घटना होती है तो उसके पिता के खिलाफ रिपोर्ट की जाएगी। इसलिए कोई भी नाबालिग बच्चा बाहर नहीं चलाएगा। सब लोग जाते हैं कोचिंग पढ़ने जाते हैं, 3-3 4-4 बैठते हैं, है ना। इसलिए कोई भी नाबालिग नहीं चलाएगा। अगर दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना हो गई तो आप लोग को भुगतना पड़ेगा। गाड़ी घर में है उसके कंप्लीट कागज़ होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप लोग अपने घर वालों से कहिए लाइसेंस बीमा सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, तब घर से बाहर निकले। पड़ोसी, कोई भी पड़ोसी बाहर मांगने आए, आप उससे पूछिए क्या आपका लाइसेंस है। अगर नहीं है तो बिल्कुल मना कर दो, उससे बुरा लगे चाहे भला लगे। अपना कोई भी रिश्तेदार हो बिल्कुल मना कर दीजिए, हम नहीं दे पाएंगे। मान लो उसके द्वारा कोई दुर्घटना हो गई, कोई मर गया, बीमा 10 लाख 20 लाख 30 लाख तक बन जाता है। वो सब किसे देना पड़ेगा? जो मालिक है उसका, है ना। तो इसलिए घर से बाहर आप निकलेंगे कंप्लीट वाहन होना चाहिए। पहली बात तो 18 से कम तो कोई निकलेगा ही नहीं। अगर 18 से वे निकल रहा है तो वाहन उसी को देगा जिसके पास लाइसेंस हो और ख़ुद का वाहन कंप्लीट हो तब। ये सब बातें ऐसी हैं जिसे आप लोग को अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि घर में सबके घर वाहन है। हेलमेट तो हमें अगर 20% के पास होगा, और अगर 20% के पास भी होगा तो वो भी नहीं लगाते होंगे। तो आपके बड़े भाई पापा लोग घर से निकलें, जिसके यहाँ हेलमेट नहीं, सबसे पहले आप लोग घर में कहिए हेलमेट मंगाइए, क्योंकि उनके साथ अगर दुर्घटना होगी तो अपन को भुगतना पड़ेगा, बच्चों को भुगतना पड़ता है। अगर घर में किसी बड़े के साथ होगी तो आप लोग के सबके घर में, जिसके घर वाहन है सबके घर हेलमेट कंपलसरी होना ही चाहिए। बहुत जानें बचती हैं हेलमेट के द्वारा। अगर हेलमेट नहीं है तो आप लोग रोको, कहोगे आप पहले आप लोग पापा या भैया हेलमेट लेके आओ, तब आप लोग वाहन घर से निकालोगे। ये सब, इसमें किसी का भला नहीं है, इसमें हमारे घर का, हम लोग का भला है। सबको लगता है ये लोग कानून बताने आ गए, इन लोग का फ़ायदा होगा। हम लोग का कहीं कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब बातें ऐसी हैं जिसको हमें अपने दिमाग में रखना है, अपने घर में जाके कहना है और घर में जाके बताना है। और सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें अपनी शिक्षा पर ध्यान देना है। धन्यवाद। अभी बहुत कुछ जानकारियाँ आपको सोनी जी के माध्यम से, वंदना दीदी के माध्यम से मिली, और आपको कहाँ सचेत रहना है उन्होंने ये भी संकेत किया। आप मानव मूल्यों का, मानव होने का और सामाजिक परंपराओं का एक सही ढंग से निर्वाह कर सकें, इन सब के प्रति आपको उन्होंने सचेत किया, जानकारी दी। इस बात को लेकर या आपके मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न उठ रहा हो तो 2, 4, 5 प्रश्न रखे जा सकते हैं, और बच्चे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। थोड़ा कॉर्डलेस माइक देना भैया बच्चों को। और थोड़ा सा जिनको क्वेश्चन पूछना हो वो 1-2 बच्चे आगे आ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि समय का सदुपयोग हो सके। माइक ऑन कर देना भैया, चेक कर लेना पहले।
थोड़ा पास में आ जाए बेटा, माइक की रेंज में भी बने रहेंगे आप। I would like to ask a question that due to this SC/ST Act, many times it happens that an innocent man is blamed and he has to suffer a lot because of this. So, because he doesn't have any shade of justice, he has to be in trouble. I would like to ask that what will you say about this? Is this justice or injustice? जी हाँ नहीं ठीक है। बच्चे का जो प्रश्न है SC/ST एक्ट के अंतर्गत, मैं बेटा आपको बता दूं, आज़ादी हम लोगों को बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई थी और आज़ादी मिलने के बाद उस समय तत्कालिक परिस्थितियों में जो कानून का गठन किया गया था, हालांकि ये एक्ट 1989 में बना था। 1989 की परिस्थितियों में ये एक्ट बनाया गया था और इस एक्ट को बनाने का पर्पज़ केवल इतना सा था कि हमारे समाज का एक वर्ग ऐसा है जो अभी भी समाज की मुख्य धारा में नहीं है और उसका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। उस समय ये एक्ट बनाया गया था और मैं बता दूं कि 2016 में बहुत कुछ संशोधन इसमें हुए हैं और उस संशोधन के माध्यम से उस एक्ट को बैलेंस करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि बीच बीच में ऐसी समस्याएं आ रही थी जिससे समझ में आया था कि इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। मैं आज पूरी तरह से मना नहीं करूंगा कि इसका दुरुपयोग नहीं होता है, हम लोग देखते हैं निश्चित रूप से दुरुपयोग होता है, परंतु कुछ परसेंटेज में अगर दुरुपयोग हो रहा है तो कानून का मानना ये रहता है कि हम पूरी की पूरी एक्ट को समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये आपका ये नहीं कहा जा सकता है कि ये पूरी तरह से ऐसा एक्ट है जिसको हम नहीं करें। और किसी, मैं बच्चों को बता दूं, कुछ बच्चों को यदि इसमें विधि क्षेत्र में कैरियर बनाने के संबंध में भी यदि किसी का कोई प्रश्न हो वो भी पूछ सकते हैं। कम I would like to ask a question, that is how, by which I always suffer, that is how a lawyer gives support to a criminal even after knowing that he or she is a criminal. I would like to give example of the case of Nirbhaya. बेटा आपका नाम? सर, अमृता कुशवाहा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। और निश्चित रूप से कई बार हम लोग खुद से प्रश्न पूछते हैं कि क्या हम कोर्ट में अधिवक्ताओं के रूप में जो कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं, निर्भया का आपने जो नाम लिया है, वास्तव में हमारे जब से मानव सभ्यता का मैं कहूँगा विकास हुआ है, मानव सभ्यता ने जन्म लिया है, तब से अभी तक का सबसे विभत्स कांड था और इवन पूरी भारत को नहीं बल्कि पूरे विश्व को उसने सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि हमारा 1860 का जो आईपीसी का एक्ट है वो हमारे आज़ादी के समय, आज़ादी के पहले का बना हुआ था, उसको भी संशोधन करने पे विवश कर दिया था। मैं बेटा आप लोगों को बता दूं, निर्भया कांड में आप लोगों ने एक अभियुक्त था, उसमें राजू नाम का अभियुक्त था जो जुवेनाइल था और उस समय के कानून के अनुसार जुवेनाइल को 3 वर्ष से अधिक का सजा नहीं दी जा सकती थी। ये दुर्भाग्य था हमारे विधिक प्रावधानों का कि उसने अपनी निर्धारित सजा काट के बाहर घूम रहा है, जबकि वास्तव में जो उसके अभियुक्त थे उनको फांसी की सजा हो चुकी है। मैं आप लोगों को बता दूं, आपका प्रश्न था कि हम लोग कैसे समाज हित में कार्य करते हैं, ऐसे जो अभियुक्त होते हैं जिन्होंने ऐसा कार्य किया है कि हम उस कार्य का वर्णन भी नहीं कर सकते। तो हमारा जो न्याय का सिद्धांत है, जहाँ से विधि की उत्पत्ति हुई, उसके पहले अगर हम जाते हैं तो 3 सिद्धांत आते हैं। न्याय, साम्य, शुद्ध अंतःकरण। ये नेचुरल जस्टिस हम कहते हैं इसे। ये कहीं विधि में अलग से कोडिफाइड नहीं किया गया है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि जहाँ विधि का कोई प्रावधान नहीं होगा तो हमें नेचुरल जस्टिस से हम गवर्न होंगे। नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर यदि पुलिस ने
कोई अभियोजन लगाया है तो हम उसे सही नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ की एक न्याय व्यवस्था ये है कि जब तक न्यायालय द्वारा उसे दोषी साबित ना कर दिया जाए तब तक हम उसे दोषी नहीं मानते। इस संबंध में एक मैग्जिम्स भी है कि चाहे 100 दोषी बच जाएं परंतु एक निर्दोष व्यक्ति को दंड ना मिल पाए, यह हमारी न्याय की अवधारणा है। तो जो अधिकार उन अभियुक्त गणों का था जो निर्भया केस के दोषी हम कहते हैं थे, और आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट और मर्सी पिटीशन के बावजूद भी सब कुछ स्टैंड रहने के बाद उनको आफ्टर ऑल फांसी की सजा दी गई थी। तो जिन अभियुक्त की तरफ से जिन अधिवक्ता गणों ने पैरवी की थी उन्होंने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया था। क्यों? क्योंकि अगर उसमें कोई अधिवक्ता गण, मैं बता दूं आपको कि कोर्ट का रूल्स ये है कि अगर किसी को कोई अधिवक्ता नहीं मिलते हैं, जिसके पास पैसे नहीं हैं, तो कोर्ट अपने तरफ से अधिवक्ता को नियुक्त करके उनकी पैरवी कराएंगे। क्यों? क्योंकि बिना किसी को सुने ऑडी ऑल्ट्रम पैटर्न अर्थात दूसरे पक्ष को सुनो, ये हमारा सिद्धांत पे काम करते हैं कि जब तक हम दोषी व्यक्ति को सुनवाई का मौका नहीं देंगे तब तक हम उसे एक पक्षीय रूप से दंड नहीं दे सकते। इसलिए उन अधिवक्ता गणों को या ऐसी व्यवस्था को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार गलत नहीं ठहराया जा सकता है कि इनकी पैरवी कोई क्यों करे। ये हमारी बाध्यता है, कानूनी बाध्यता है, इसलिए हमें इसका पालन करना होगा। क्योंकि हमारे यहाँ रूल्स ये है कि विधि सबसे सर्वोच्च है। ठीक है, विधि सबसे सर्वोच्च है और विधि का कहना ये है कि हम दूसरे पक्ष को जब सुनेंगे इसके बाद ही उसे दंड देंगे। तो बेटा उसमें जो पैरवी की गई थी वो बिल्कुल कहीं से भी दोषी नहीं थी। So I want to ask question that our parents sometimes said that this is not that much good because there are a lot of like criminals we have to suffer with. But according to me, this line is so good. So how can we convince that this line is good and we can also apply in this line too? बेटा एक बार रिपीट करना चाह रहा। So my question is, sir, like this line is too good according to me. And sometime our parents say this is not good line, that's why they stop us to apply on it. So but so sir, how can we convince them that we can also apply in this line? There are also a lot of benefits of it. ठीक है, देखो बेटा मुझे जो समझ में आया कि आपका कहना ये है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह से ये कहेंगे कि हमारे लिए लाभदायक है या कैसे उनको जानकारी होगी या किस तरह से वो लाभान्वित हो सकते हैं। बेटा मैं बता दूं आपको, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर में एक फास्टैग बॉक्स होता है, इवन बसों में और ट्रेन में भी होता है। तो फास्टैग बॉक्स क्या करता है? तात्कालिक राहत देता है हमें। यहाँ भी इसी प्रकार का होता है, एक लिटिगेशन होता है रेगुलर, एक होता है प्री लिटिगेशन। मीन्स अभी आपने दीदी ने आप लोगों को जो जानकारियाँ दी हैं वो एक ऐसी जानकारियाँ हैं जो प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक गार्जियन को, प्रत्येक व्यक्ति को ये जानकारी होनी चाहिए। तो शिविर के माध्यम से जैसे आपने आज यहाँ आपको जो जानकारी मिली हैं, यदि अपने परिवार में जाके आप अपने गार्जियन के साथ शेयर करेंगे तो भले ही कोई कोर्ट ना गया हो तब तक एक अंदाज तो लग जाएगा कि अगर कोई समस्या है तो हम वहाँ जाके बात कर सकते हैं। और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तब भी हम इसलिए मना नहीं किया जा सकता हमें रिलीफ देने से कि आपके पास पैसे नहीं हैं। इस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं। Okay, thank you sir. ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सोनी जी, जो बच्चों की जिज्ञासाओं को जिन्होंने जिस ढंग से उन्होंने सुलझाया, और उन बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कम से कम उस तह में उतरकर कुछ अपने मस्तिष्क में बिठाकर पूछने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात उन्होंने एक बहुत बड़ी बात रखी है आपके लिए कि इन सब के लिए जो लास्ट में अभी बच्ची ने, संस्कृति मिश्रा ने जो क्वेश्चन किया, उस सब के लिए अभी बता चुके हैं सोनी जी कि अधिवक्ता परिषद का जो गठन ऐसे ही
कुछ मामलों के लिए, उन जानकारियों के लिए, कैसे आपको वहाँ पे फेस करना है, आपको क्या हेल्प, कैसे हेल्प मिलेगी, उसी अवेयरनेस के लिए, उसी मानव मूल सिद्धांतों के परिपालन के लिए आज आपने ये स्थापना दिवस के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पे रखा। तो इस की परिणति की और पूर्णता के लिए, इस विश्राम के लिए मैं हमारे आप सबके, जिनके माध्यम से हम ये सब यहाँ संचालित हैं, निर्देशित हैं, परमादरणीय श्री रमाशंकर मनीषी जी, अपनी बात रखते हुए आप सबके आभार हेतु सादर आमंत्रित। अधिवक्ता परिषद जो हमारे देश में गठित है, उसका जो ये महाकौशल प्रांत है, और महाकौशल प्रांत में भी जो हमारी नगर इकाई है, उसके पदाधिकारीगण श्रीमान अरुण जी सक्सेना, श्री रविंद्र जी सेंगर, श्री पुष्पेंद्र जी सोनी, बहन वंदना जी, पटेल जी, दीक्षित जी, सोनी जी, हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं आपके प्रति कि आपने हमें इस योग्य समझा, हमारे बच्चों को इस योग्य समझा कि आप हमारे बीच आके अपनी बात करें। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे बीच आप समय समय पर हमेशा पधारते रहें, हमें बहुत खुशी होगी। यहाँ पर 2 बार विधिक सेवा दिवस के रूप में भी जजेज यहाँ पे आए हैं। हम चाहेंगे कि यदि इस क्रम को यदि भी हमें यहाँ रखें आप, तो हमें खुशी होगी। मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ आप सबसे। जीवन में पढ़ाई ज़रूरी है, जिस काम से आप यहाँ आए हैं, पर कभी कभी ऐसे काम भी ज़रूरी होते हैं जो हमें जागृत करते हैं। इसलिए जो आज का ये कार्यक्रम है, ये आपकी पढ़ाई का ही एक अंग है। आपको जानकर खुशी होगी, मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। जो पुरुषोत्तम जी यहाँ बैठे हैं, एक बार मैं खड़ा था अपने दरवाजे पर, एक सज्जन ने वहाँ पूछा कि यहाँ कोर्ट का रास्ता किधर है। उनसे मेरी बात होने लगी, वो शायद लौड़ी के थे, अब चंदला के थे कहीं के। उन्होंने अपनी बीती बताई कि मैं बड़ा परेशान हूँ और मैं बहुत समय से भटक रहा हूँ, मुझे न्याय नहीं मिल रहा, कोई बिजली का चक्कर था उनके साथ। तो तत्काल मुझे आपका फ़ोन नंबर याद आया, मैंने आपको फ़ोन किया और मैंने कहा भैया ये बड़ा परेशान आदमी है, ये भटक रहा है नौगांव में, इसकी सहायता करो आप। तो आपने तत्काल उस व्यक्ति की सहायता की, और सहायता ऐसी की कि उसको जो परेशानी से मुक्त हो गया। वो ये संवेदनशीलता वकील में होना ही चाहिए। अगली बात, पुरुषोत्तम भाई हमारे यहाँ एक ऐसे शख्सियत हैं, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। आपने बहुत पठन पाठन किया, जजेस के आपने बहुत सारे टेस्ट दिए, नहीं निकल पाए। कई बार भाग्य काम आता है, पर जो खुद जज नहीं बन पाए, छतरपुर जिले में जो 6 जज बने हैं, शायद 4 आपके स्टूडेंट हैं, वो जिनको आप पढ़ाया है आपने। एक कितने सौभाग्य की बात है जब कोई लॉयर ये कहे कि मैंने इसको जज बनाया है, मेरा स्टूडेंट है। मैं एक कार्यक्रम में था, उसमें कोई अवस्थी बहन आई थी और वो कितनी कृतज्ञ थी इनके प्रति कि शरण की वजह से मैं जज बन गई हूँ। एक लॉयर के लिए, साथ साथ आप शिक्षक के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आप सबके लिए प्रेरणा का विषय है, नौगांव के लिए गौरव का विषय है। छतरपुर से बच्चे कोचिंग करने नौगांव आते हैं पुरुषोत्तम जी के यहाँ, और बच्चियाँ भी अर्ली मॉर्निंग 5 बजे और लेट इवनिंग, ऐसे बात है ना सर। जिन्हें पढ़ने की चाहत है, तो छतरपुर से नौगांव की दूरी बहुत नहीं है। बॉय छोड़िए, गर्ल्स भी पढ़ने आती हैं
उनमें से एक वो अवस्थी है जो जज बन गई है। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को, जब पुरुषोत्तम ऐसे लोग जो हमारे नौगांव में हैं, और मेरा सद्भाग्य है कि आप मेरा बहुत आदर करते हैं। जो बाकी अधिवक्ता गण यहाँ विराजमान हैं, रविंद्र भाई मेरे स्टूडेंट हैं, ये मेरा सौभाग्य है। बाकी वंदना दीदी, अरुण भाई साहब, अन्य अभिवक्तागण, ये सचमुच अत्यंत सज्जन पुरुष हैं। यदि सज्जन पुरुष ना होते तो अधिवक्ता परिषद में ये कभी ना जुड़े होते। बच्चों ने कुछ यहाँ प्रश्न किए, मैं एक दो बात यहाँ रखना चाहता हूँ जो मेरे हृदय की वेदना भी है। बच्चों ने अपनी बात कहने का प्रयास किया। एक सेंटेंस है, जस्टिस इज डिले, जस्टिस इज डिनाई। आप क्षमा करेंगे, जो सिंह साहब थे निर्भया के अगेंस्ट लड़ रहे थे केस, आप सबने सुना दूरदर्शन के माध्यम से। क्षमा करें जो मैं शब्द बोलने वाला हूं। उस बेशर्म को शर्म नहीं आई, वो कह रहा था कि मैंने ये बताया कितने प्रकार से पेशे उसको बचाया जा सकता। आपको सबको याद होगा। माने जो एकदम ओपन चीज थी। अभी आपने कहा इस मानव सभ्यता के इतिहास में इतना से बड़ा विवश कोई घटनाक्रम हो नहीं सकता जो एक बच्ची के साथ किया कुछ दरिंदों ने। इस बात में कहीं कोई छुलुका छुपी वाली बात थी क्या? इसके बाद भी जो उस बच्ची के अगेंस्ट लड़ रहा था, वो सिंह था कोई, वो कह रहा था, मैंने सुना अपनी आंखों से, मेरी आंखें लगता है मेरी आंखें फूट क्यों नहीं है उस समय देखते हुए। वो कह रहा था मैंने प्रूफ किया है कि उसको व्यक्ति को इतने प्रकार से बचाया जा सकता है। ये बेशर्मी की हद है। सर जी माफ करना, आप कैसी न्यायपालिका कि निर्भया ऐसे घटनाक्रम को 9 साल लग गए न्याय के लिए। 9 माह नहीं, 9 दिन नहीं, 9 साल लग गए। और 9 साल कब लग गए? जब निर्भया की मां, ऐसी कोई मां जो सिंघनी बन के बेचारी गांव की महिला, और वो दर दर भटकती रही। साथ साथ एक नाम मैं और लेना चाहता हूं, जिस बहन ने केस लड़ा है निर्भया का, उस बहन का नाम क्या है सर? पूजा कुशवाहा। वो वंदना के हकदार है, नई सी लड़की। उसने पूरा केस लड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे समाज में जहां वैसे सिंह साहब ऐसे राक्षस लोग भी हैं, वहां बहन पूजा ऐसे कुछ अच्छे लॉयर भी हैं। हमें समझना यह है कि आप अधिवक्ता परिषद के अंग हैं, जिसका भाव यह है कि जिसके पास पैसे नहीं हैं हम उसकी बात भी करें। सर बड़ा अफसोस होता है मुझे इस देश का नागरिक होने के नाम पर। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, सच है कि यदि न्यायपालिका ना हो तो व्यवस्थापिका खा जाए। जो आपका रिजर्वेशन है वो 50% से आगे नहीं होना चाहिए, ये लोग 100% कर दें यदि न्यायपालिका ना हो तो। न्यायपालिका बहुत अच्छा काम कर रही है, पर कुछ बातें बहुत चुभती हैं। नूपुर शर्मा ने कुछ कहा, उस कहने के बाद एक जज साहब ने इतना कुछ कहा कि पूछो मत। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, हमारे देश के अनेक लॉयर ने सामने आके सुप्रीम कोर्ट का विरोध किया। ये गलत बात है, ये होना चाहिए। एक और बात, इस देश का बच्चा, इस देश का अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी जानता है कि राम कहां पैदा हुए? भारत में। राम कहां पैदा हुए? अयोध्या में। पर कुछ इस देश के कपिल सिब्बल ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं कि राम तो पैदा ही नहीं हुए। तो फिर न्यायपालिका पर अफसोस होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और बात, दूरदर्शन के माध्यम से किसने नहीं देखा कि उसका नाम था अजमल कसाब। अजमल कसाब नाम का कसाई हाथ में स्टैंड गन लिए हुए धड़-धड़ गोलियां चला रहा, बंबई में 50 लोगों को ढेर कर दिया उसने। क्या प्रमाण की आवश्यकता थी? आप मुझे बताइए। जो घटना ओपन वॉल सामने हो रही है, एक राक्षस अपने हाथ बंदूक लेकर के लोगों के साथ खून की होलियां खेल रहा है, उसे वकील क्यों मिले? एक नाम था अफजल गुरु, उसको वकील कैसे मिल गए? मैं बड़ा गौरवान्वित हूं नौगांव की
जो हमारी वार काउंसिल है, यहाँ पर एक घटना हुई थी, एक साहू के बच्चे को कसाईयों ने यहाँ पर उसका अपहरण कर लिया था। उस साहू के बच्चे को कसाईयों ने एक 4x4 के मुर्गी के बच्चों का जहाँ रखते हैं उसमें रखा था कई महीनों तक। और जब वो राक्षस पेश किए गए नौगांव में, सारे वकीलों ने कहा कि हम खड़े इस पक्ष, राक्षस के पक्ष में खड़े नहीं होंगे। सो मैं आपसे विनती करता हूं, यदि आपकी जो आत्मा उस साहू बच्चे के नाम पर जाग गई, तो हमारे देश के अधिवक्ताओं की आत्मा निर्भया के नाम पर क्यों नहीं जागती है, अफजल गुरु के विरोध में क्यों नहीं जागती है? ये मेरा प्रश्न है। जागना चाहिए। एक सामान्य सी बात, वकील कहते हैं साहब वो तो सबको जस्टिस मिलना चाहिए। आप क्षमा करेंगे, मैं विनती करता हूं हाथ जोड़ करके मुझे माफ कर देना। संसार का मुझे ऐसा वकील बताओ, वो कपिल सिब्बल हो या मनु सिंघवी हो या हरीश साल्वे हो, क्या वो अपनी बेटी के साथ बेइज्जती करने वाले के साथ खड़ा होगा? कभी खड़ा नहीं होगा। हमारी बेटी बेटी है, पर समाज की बेटी गैर, ये नहीं हो सकता। जब तक हम न्याय के प्रति जागरूक नहीं होंगे, न्याय माने न्याय। सो विनती करता हूं कि आप जो अधिवक्ता परिषद के अंग हैं और अधिवक्ता परिषद का जो उद्देश्य है कि हम अपने न्याय को सचमुच दिखाएं कि न्याय हो रहा है। मुझे बड़ा गौरव है कि आप सभी हमारे नगर के संभ्रांत अधिवक्तागण उसके अंग हैं। आप इस अभियान को आगे चलाइए। और जैसा वंदना दीदी ने कहा कि आप इन लोगों से मिलकर के फ्री ऑफ कॉस्ट इनसे सलाह ले सकते हैं। दीदी, मुझे पहली बार पता हुआ आज। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अधिवक्ता परिषद का एक बड़ा सा बोर्ड लगाइए कोर्ट परिसर में, कहीं नगर में भी, ताकि लोग उसको जान सकें। चूंकि हाल ये है, यदि हम कपिल सिब्बल को चाहें, हम जिंदगी में हायर नहीं कर सकते। मुझे बहुत सारी पीड़ाएं पता हैं कि जब कोई बहुत बड़ा वकील, अभी कौन, शाहरुख खान का लड़का पकड़ गया था, बहुत वकील गए, जमानत नहीं मिली, और एक भारी भरकम वकील आया, शायद हरीश साल्वे थे। उनकी हमारी फीस कितनी है? एक पैसे की लाख, कितनी लाख है? 5 लाख 6 लाख क्या है? माने एक पेशी के 10 लाख रुपए लेने वाला, जो भी मुझे फिगर नहीं पता, पर भारी भरकम फीस वाला वकील आता है और सर जमानत मिल जाती है। अब मुझे यह प्रश्न होता है, यदि शाहरुख खान के लड़के को जमानत मिलने लायक नहीं था तो हरीश साल्वे से कैसे मिल गई? ये कैसा लॉ है? अरे लॉ के सामने तो वकील कोई भी हो, सब कानून के विधि विशेषज्ञ हैं, पर हरीश साल्वे का इतना भय क्यों? और अंतिम बात करके अपनी बात पूरी करूंगा। सर, मैं जिंदगी में एक बार गया हूं कोर्ट, जिंदगी में एक बार गवाही देने के लिए, और मुझे लगा था भगवान करे जीवन में मुझे कभी कोर्ट ना आना पड़े। मैं गुस्सा हो गया वहां जज के सामने। मैं गया था किसी गवाही देने के लिए कि ये घटनाक्रम में वहां सचमुच गया था, मुझे कहना था इतनी सी बात केवल। वो तुल गए मेरे बेइज्जती करने के लिए। मैंने कहा यार कर क्या रहे हो तुम यहां पे? ये न्याय है क्या? न्याय का मंदिर है यहां पे? मैंने कहा मैं धार्मिक आदमी हूं, चलो भगवान के सामने मंदिर में है बगल में, चलो तुम करो कसम, मैं कसम करता हूं मेरा भस्म हो जाऊं मैं यहां पर, मेरा सर्वनाश हो जाए, तुम्हारी हिम्मत है? सो प्रार्थना आप सबसे यह है, हम बड़े खुश हैं आज कि हमारे बच्चों के बीच हमारे नगर के अत्यंत सम्मानित अधिवक्तागण यहाँ पधारे। हमसे प्रार्थना करते हैं कि बार बार वो इस परिसर में आएँ। और आप चूँकि आज आपको विलम्ब हो गया, बच्चों को विलम्ब हो गया, पर इतना विलम्ब हो गया तो मैं थोड़ा सा विलम्ब और चाहूँगा। हम लोग यहाँ पर है, कहावत जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सर, मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ छतरपुर जिले में ऐसे बिरले ही स्कूल होंगे जो मेहनत वो करते हैं, वो मेहनत हम उससे कम नहीं करते, पर हमारा मूल्यांकन वैसा नहीं होता। हमने तय किया इस वर्ष अपने अभिभावकों को और नगर के संभ्रांत लोगों को, आप यहाँ आएँ, हमारा स्कूल चल रहा है, आप कहीं बैठ जाएं किसी क्लास के पीछे और बताएं हम क्या कर रहे हैं। तो अभी चूंकि बच्चों को आज काफ़ी विलम्ब हो गया है इनके लंच के लिए, इस
आभार के बाद बच्चे भी लंच करेंगे विद इन 10 मिनट्स। हाउ मच में टाइम? 10 मिनट्स, वेरी फास्ट। जल्दी से लंच करेंगे, सर लोगों को हम लोग स्वल्पाहार कराएंगे और फिर सर लोग आपको क्लास विजिट करेंगे। उसके बाद इतना तो हमारा अधिकार बनता है, हम इतना आपको डेलेट करेंगे और जैसा हमारा लगे आपको वैसा हमें आप हल्का सा वाइट भी दीजिएंगे कि हम अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। यदि हम अच्छे लोग हैं तो आप हमारी मुक्त कंठ से प्रशंसा करिएगा, और यदि हम आपको यहाँ कुछ बात चुभे तो हमें कोई प्रसंग को आप हमें निंदा भी करिएगा, क्योंकि सच तो सच होता है ना। हम अच्छे हैं, प्रशंसा होना चाहिए, गलती है तो निंदा भी होना चाहिए। मैं एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग हमारे बीच पधारे, आपने हमें समय दिया, आप बार बार यहाँ पे आए। इसी विनती के साथ, इसी अनुरोध के साथ, ओम शांति इति।